के स्टूडेंट्स, हेलो अगेन। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, हम उसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर, और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल पे, यूनियन पर भी और यानी कि सेंट्रल पर लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, और उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो एक्ट्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं, और अगर लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर और ये सब भी आ जाते हैं, तो वो उन एक्ट्स को, उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छा बैलेंस है बेसिकली बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ऐसा नहीं है कि जो माना है लेजिस्लेचर का उसने एक्ट बना लिया जी, ठीक है। हम तो कोई छोटा सा लाइट जंप करेगा, उसका ट्रैफिक लाइट, और उसको हम तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। अगर फाइन लगाना अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको देखना होता है कि क्या वो, मतलब वो एक तरह से लॉजिकल है कि नहीं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो किसी तरह से ओवरराइड नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, ताकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों जो है अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें। तो बेसिकली इसीलिए जो है बैलेंस का सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बैलेंस ऑफ पावर्स का सिस्टम है। तीनों ऑर्गन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी एक्ट लगे अगर सुप्रीम कोर्ट को कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई एग्जीक्यूटिव का एक्शन भी अगर उनको लगे, तो उसको भी वो यही कर सकते हैं। चाहिए क्यों बेसिकली हमें, वाई डू वी नीड दिस थिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है वो हम अपहोल्ड कर सकें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेट लॉ ऑफ द कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। फिर फेडरल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि सेंटर जो है सारी की सारी पावर अपने पास रखना चाहे और कुछ बैलेंस ना रहे। तो हम चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर, एज स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में बैलेंस हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं, वो उनका जो है वो ब्रीच हो रहे हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट्स, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करते हैं और फिर उसमें वो रेमेडी देते हैं। होता क्या है, ठीक है, जनरली देखते हैं कि इलीगल तो नहीं है जो एक्ट या जो एक्शन है, तो अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है कि अपनी मर्जी से वो बना दिया, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट तो नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसके, जो हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था, तो वो ठीक भी है कि नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो। कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी यानी कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बताया था, क्या उसके तहत ये कुछ वायलेशन तो नहीं हो रहे। और अगर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर भी और जो जुडिशियल रिव्यू भी है, जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ कहीं यूज नहीं हुआ है। जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ यूज नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए हमारे बहुत सारे आर्टिकल 13 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स जब हमने शुरू किया था, आर्टिकल 12 में क्या था, स्टेट की डेफिनेशन थी, और आर्टिकल 13 में यही था कि कोई भी जो पार्ट है जो कि अगर लगेगा कि इनको नहीं मान रहा है तो वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। अगर कोई भी लॉ जो है इनकंसिस्टेंट होगा विद फंडामेंटल राइट्स उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। फिर हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, उसमें खुद ही था कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट जो है, राइट टू मूव कोर्ट जो है फॉर एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स, वो इटसेल्फ क्या है, वो एक फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट के उसके पास पावर है इशू करने के लिए रेट्स अंडर आर्टिकल 32। इसी तरह से हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 है, ठीक है। फिर हमने अभी अभी जस्ट पहले ही अभी पढ़ा था आर्टिकल 131 से लेके आगे भी 137 तक ऑलमोस्ट, कि कितनी सारी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट है, रिव्यू है, जो स्पेशल लीव पिटिशन वाली जो पावर है वो सब भी क्या है, वो भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू ही तो हो रहा है कि ठीक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फिर आर्टिकल 368 जो हम आगे पढ़ेंगे, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितनी हद तक अमेंड किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर तो वायलेट नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। इसी तरह से फेडरल जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉज जो है वो सब भी एक तरह से हमें क्या बता रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है। और अगर मान लो कि जुडिशियल रिव्यू होता है और सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि हाँ ये नहीं है ठीक, तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर
वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई ऑर्डर हो, चाहे कोई किसी भी तरह का वो यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो। उसको इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को भी वो कैश कर सकते हैं, रेट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, फिर इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं, जंक्शन इशू कर सकते हैं, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई ना माने, ठीक है, तो डिसोबे किया जाए कोर्ट के जो ऑर्डर है उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए भी वो पनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर रीडिंग डाउन यानी कि वो पोर्शन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उतने को हटा दें, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। अब ये जो कुछ केसेस हैं वो सिर्फ आपको याद नहीं रखने, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इन केसेस का रीजन क्या है, ठीक है। एंड आपको जैसे कि पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो बार बार चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि पहले में AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, ठीक है, इसमें क्या था, वो पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था अंडर आर्टिकल 21 उसको वो बहुत नैरो वे में कंसिडर करते थे, लेकिन बाद में इसको पार्टली ओवर रूल किया गया था। फिर मेनका गांधी का केस जो था, हमने इसमें फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो उन्होंने लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो था उसमें उन्होंने उसका पासपोर्ट जो था वो रख लिया था, इसी चक्कर में ये सारा सारा केस हुआ था। तब बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है कि नहीं, जो प्रोसीजर है वो भी फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो वर्ड है ये बहुत ही, इसमें वाइड रेंज ऑफ राइट्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। फिर देखिए केशवानंद भारती केस जो था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत फेमस है। इसमें जो था बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्ट्राइन जो आया था वो आया था बेसिक स्ट्रक्चर का। पार्लियामेंट ने जो है वो अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक फीचर्स अमेंड नहीं कर सकता। अब मानो कि पार्लियामेंट कल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दे और कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, कि वो कोई भी पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सके, कोई भी पावर नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सके। पॉइंट क्या रह गया फिर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू भी एक पार्ट है उसका, कि नहीं कोर्ट्स के पास पावर है क्वेश्चन करने का, ठीक है, कि कुछ भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ अपनी मन मर्जी का तो नहीं कर रहा, विच इज अगेंस्ट द कंट्री, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अगेंस्ट द सिटीजंस। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें फिर आ जाती हैं और ये भी बार बार इंक्लूड भी होती रहती है कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं आप हटाओगे, लेकिन आप अमेंड कर सकते हो। पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कैन अमेंड, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं करेगा, बेसिक फीचर्स को नहीं करेगा। और जो जुडिशियल रिव्यू भी है वो भी उसके पास है, इसको भी आप अमेंड नहीं कर सकते कि जो कोर्ट्स है उनके पास कुछ हक नहीं है रिव्यू करने का। फिर मिनर्वा मिल्स वाला जो फेमस केस था यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इसमें भी उन्होंने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जो थी लिमिट जो थी रीइंफोर्स की, और उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू भी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर SR बोमाए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक फेमस केस है 1994 में, जो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगता है। पहले ये था कि भैया इसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं, फिर उन्होंने बोला नहीं हम दे सकते हैं, कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिसमिसल्स तो नहीं हो रहे गवर्नमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखी जा सकती हैं। फिर IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें 9th शेड्यूल की बात हुई थी, उन्होंने कहा था हाँ इसको भी हम जो है वो रिव्यू में कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट था। एंड जस्टिस KS पुट्टास्वामी, इन्होंने बोला था कि जो राइट टू प्रिवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो गवर्नमेंट जो है सबका डेटा, सबका हर समय ट्रैकिंग करे, ये सारी जो चीजें उसके बेसिस पे था। तो ये सब एक्ट्स आपको पता होने चाहिए जस्ट सिर्फ उसके लिए। तो ये हमारा हो गया टॉपिक किसका, जुडिशियल रिव्यू का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। देखिए इसके सिवा ना सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और पावर्स भी हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो इस रिगार्ड में किसके पास है फाइनल अथॉरिटी, किसके पास है, ओरिजिनल भी, एक्सक्लूसिव भी और फाइनल भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर इनके मैटर्स में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो फिर जो है फाइनल जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। इसी तरह से जो UPSC है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करती है, इसके चेयरमैन होते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं। इनके अगर जो चेयरमैन है या उनके मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर या उनके कंडक्ट से रिलेटेड अगर रेफरेंस प्रेसिडेंट इनको करें, सुप्रीम कोर्ट को करें, और वो देखते हैं कि अगर गिल्टी है मिस बिहेवियर के, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ आप जो है उनको रिमूव कर सकते हो। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाँ ये चेयरमैन या ये मेंबर जो है ये गिल्टी है, तो फिर प्रेसिडेंट को वो कहना मानना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू करने का, अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार कह दिया तो वही माना जाएगा, नहीं,
ठीक है। जैसे कि पहले गोलकनाथ केस हुआ था, लेकिन बाद में गोलकनाथ केस की जजमेंट 1967 वाला जो था उसमें उन्होंने उसको ठीक किया था, जो उसमें कमियां थी। केशवानंद भारती केस 1973 में उन्होंने उसको ठीक किया था। ठीक है। इसी तरह से उनके पास पावर है कि नीचे के कोर्ट से अपने पास कोई केस लेके आ सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी केस जो कि हाई कोर्ट के पास है, और उसको अपने सामने लाके फिर वो कर सकते हैं। इसी तरह से कोई अपील पेंडिंग है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो एक हाई कोर्ट से वो दूसरे हाई कोर्ट में भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी केस या अपील को। ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया कि जो उनका लॉ होता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। जो कोई ऑर्डर वो निकालते हैं तो वो थ्रू आउट द कंट्री होता है, और उन सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली फेवर में, सुप्रीम कोर्ट की एड में ही जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सिविल है चाहे जुडिशियल है, दे शुड एक्ट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी अल्टीमेट जो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये हमें जरूर पता होनी चाहिए बात। ठीक है। और सारे कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल जितने भी हमारी टेरिटरी ऑफ द कंट्री में है, उनके पास ऊपर जो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की जो पावर है वो भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यूनियन लिस्ट पे तो है ही। ठीक है। और स्पेशल अग्रीमेंट भी अगर हो जाए सेंट्रल स्टेट्स का, उसके बाद भी वो एनलार्ज हो सकती है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको याद रखनी है, एपिलेट जुडिशियल रिव्यू वाली पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखने की है। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, यूपीएससी के चेयरपर्सन अगर इनसे रिलेटेड कोई मिसबिहेवियर की प्रॉब्लम है और प्रेसिडेंट ने इनको रेफर किया है और उन्होंने कहा है कि हाँ वो गिल्टी हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को उनको रिमूव करना ही होगा। ये सारी बातें हैं। कोर्ट को किसी केस को विड्रॉ कर सकते हैं लोअर, मतलब उसे हाई कोर्ट से, और अपने पास डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर एक कोर्ट से केस को ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि अगर काफी कंप्लेंट्स आती हैं कि नहीं वहीं के ही कोई एडवोकेट्स इन्वॉल्व है या कोई जज इन्वॉल्व है, तो सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ कॉल और ट्रांसफर कर देता है दूसरे हाई कोर्ट में केस। ओके।